दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने पूरे 20 साल तक एक ऐसा राज छुपाए रखा जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और ये राज दुनिया के सामने सन 2008 में खुल गया। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी कि मैं एक ऐसा एपिसोड बनाऊंगा जिसे आप अपनी आंखें बंद करके देख सकते हो, और वो एपिसोड यही है। इसमें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोई भी साउंड इफेक्ट या ज्यादा एडिटिंग वाले जुगाड़ देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना, चाहे आप इस वीडियो में अपनी आंखें बंद रख लो, जो भी विजुअल्स है वो आपका दिमाग खुद बनाएगा। अगर आपको सीधी वीडियो देखनी है तो देख सकते हो, अगर आपको आंखें बंद करके देखनी है तो सबसे पहले इन कैरेक्टर्स का नाम सुनते जाइए। इसका नाम है एलिजाबेथ, ये है इसके पिता जिसका नाम है जोसेफ, और इसकी माँ का नाम है रोजमेरिन। चलो अब बिना गाली दिए शुरू करते हैं। दोस्तों 28 अगस्त 1984 में एक 18 साल की लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ था वो अपने घर से गायब हो गई थी। पहले दिन गायब होने के बाद उसके दोस्तों ने और उसके घर वालों ने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। सब मिलके एलिजाबेथ को ढूंढने लग गए इस कोशिश में कि वो उसे ढूंढ लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एलिजाबेथ उन्हें कहीं नहीं मिली। एलिजाबेथ का पता ना लगने के बाद उसके घर वालों ने लोकल पुलिस स्टेशन जाने की सोची, जो कि उनसे 1 घंटा दूर था। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस ने उनके टाउन और आसपास के इलाकों में सर्च अभियान शुरू कर दिया, लेकिन काफी हफ्तों तक सर्च करने के बाद भी एलिजाबेथ का कोई आता पता नहीं था और ना ही कोई सुराग हाथ में आया जिससे पता चल सके कि वो आखिर कहां गायब हो गए। रिपोर्ट करने के 1 महीने बाद वो फिर से पुलिस स्टेशन गए, लेकिन इस बार वो अपने हाथ में एक रिटन नोट लेकर गए। एलिजाबेथ के माता पिता का कहना था कि ये लेटर उसकी बेटी ने लिखा है और ये नोट उन्हें डाक के द्वारा आया है, और जहां से ये नोट पोस्ट हुआ था वो शहर उनसे 2 घंटे की दूरी में था। और ये नोट एलिजाबेथ ने अपने माँ बाप के लिए ही लिखा था, और उस नोट में एलिजाबेथ अपने पेरेंट्स को लिखती है कि वो उनके साथ रहकर थक चुकी है, बोर हो चुकी है, और एलिजाबेथ ये नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढे। और यही नहीं, उसने उसमें ये भी लिखा कि अगर उसे पता चला कि उसे कोई ढूंढ रहा है तो वो तुरंत देश छोड़कर भाग जाएगी। जब पुलिस ने उस लेटर को पढ़ा तो पुलिस ने कंफर्म करने के लिए उसके पेरेंट्स से पूछा कि क्या ये लेटर उसी ने लिखा है या किसी और ने। उसके घर वालों ने बताया कि हाँ, लगता तो यही है, हैंडराइटिंग भी उसकी है। उसके बाद एलिजाबेथ के फादर मिस्टर जोसेफ ने जाते जाते पुलिस को बताया कि उसकी बेटी ने घर शायद इसीलिए छोड़ दिया है ताकि वो धार्मिक संस्था में भाग ले सके। जोसेफ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एलिजाबेथ के गायब होने से पहले वे सोचा करती थी कि मैं धार्मिक संस्था में भाग जरूर लूंगी। फिर पुलिस स्टेशन से जाने के बाद पुलिस ने एलिजाबेथ के दोस्तों और उसके जान पहचान वालों के इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर दिए, ये देखने के लिए कि एलिजाबेथ ने सचमुच धार्मिक संस्था में भाग लेने के लिए घर छोड़ा है या कुछ और। लेकिन सभी के साथ बात करने के बाद यह पता चला कि एलिजाबेथ ने धार्मिक संस्था में भाग लेने के लिए घर बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि एलिजाबेथ ने तो कभी भी धार्मिक संस्था की बात ही नहीं की। इन सब जवाबों के बाद पुलिस को यह सिचुएशन बहुत ही अजीब लगी। फिर पुलिस ने तय किया कि वो एलिजाबेथ की हिस्ट्री को चेक करेंगे ताकि घर छोड़ने का असली कारण पता चल सके। रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि वो 7 भाई बहन हैं जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। पिता मिस्टर जोसेफ और माता मिसेस रोजमेरी। जोसेफ एक कामयाब इलेक्ट्रिक इंजीनियर है और रियल एस्टेट डेवलपर भी, और उनकी शहर में बहुत इज्जत है और लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। रोजमेरिन की शादी काफी जल्दी हो गई थी जब वे केवल 17 साल की थी, और वो ज्यादातर घर पर ही रहती थी, सारा दिन बच्चों की देखभाल करने के लिए। दोस्तों ऊपर से देखने पर लगता है कि एक नॉर्मल फैमिली की तरह ये भी एक फैमिली है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने हिस्ट्री को अंदर ही अंदर से खंगोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने ये पाया कि पर्दे के पीछे कुछ और ही राज है। दुनिया के सामने भले ही जोसेफ एक अच्छा इंसान हो और उसका बिहेवियर भी दुनिया के सामने एक फ्रेंडली वाला हो, लेकिन वो असल में एक खतरनाक इंसान था। घर के सभी मेंबर उससे डरते थे। रात को जब जोसेफ काम से घर लौटता था तो घर के सारे मेंबर्स अपना काम छोड़ छाड़ कर बिल्कुल चुप हो जाते थे, इस डर से कहीं जोसेफ उन्हें पीटने ना लग जाए। लेकिन घर के सारे मेंबर्स में से एक एलिजाबेथ ही थी जो जोसेफ के सामने बोलने की हिम्मत रखती थी। बाप बेटी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और वो हमेशा एक दूसरे पर चिल्लाते ही रहते थे। बदले में एलिजाबेथ को सजा के रूप में मारा जाता था और उसे किसी से भी मिलने नहीं दिया जाता था। इनके जहरीले रिश्ते ने एक ऐसा मोड़ लिया जब एलिजाबेथ ने अपना घर छोड़ दिया, और ये घटना एलिजाबेथ के गायब होने से
2 साल पहले की है। कहानी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। एलिजाबेथ अपना घर छोड़ के विहाना शहर में बस गई थी। फिर पुलिस ने उसे वहां से पकड़ लिया और वापस घर भेज दिया। पिछली घटना जो 2 साल पहले हुई थी उसे देखकर पुलिस को लगा कि ये एलिजाबेथ की शायद दूसरी कोशिश है घर से भागने की और अपने माँ बाप के साथ ना रहने की। तो पुलिस ने इस केस को ये सोचकर टाल दिया कि ये एक फैमिली इशू है और उन्होंने उस इन्वेस्टिगेशन को वहीं रोक दिया। इस घटना के 1 साल बीत जाने के बाद ना ही पुलिस के हाथ कुछ लगा और ना ही उसकी फैमिली को कुछ पता लगा। तो इसके चलते पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। लेकिन कहानी का अभी अंत नहीं हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि आप सब पानी पी लीजिए, क्योंकि अब जो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है वो आप सबको हैरान कर देगा। एलिजाबेथ के गायब होने के 24 साल बाद सन 2008 एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे केस का खुलासा कर दिया। 19 अप्रैल 2008 को 19 साल की लड़की जिसका नाम क्रिस्टीन है, उसे लेकर एक बूढ़ा आदमी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा। दिखने में उसकी हालत काफी गंभीर थी। उस लड़की की स्किन इतनी पतली और पीली हो चुकी थी मानो जैसे कि वो ट्रांसपेरेंट हो, और वो बिल्कुल होश में नहीं थी। साथ ही साथ उसे दौरे पड़ रहे थे। यही नहीं, उसके लंग्स और किडनी भी फेल हो चुके थे। उस वक्त तो डॉक्टर ने उसकी हालत को काबू में कर लिया था, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन को जानने के लिए उस पर काफी टेस्ट किए गए, लेकिन डॉक्टर्स को उसका कारण पता नहीं चल पाया कि आखिर इसको हुआ क्या है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसे ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, मतलब उसका इलाज नहीं कर पाए। डॉक्टर्स का मानना था कि ये एक जेनेटिक कंडीशन है। तो उन्होंने उस लड़की का नाम मेडिकल डेटाबेस में चेक किया। नाम डालने पे कुछ भी सामने नहीं आया। दोस्तों, ये हैरान कर देने वाली बात थी कि उस लिस्ट में उस लड़की का नाम ना होना, जबकि उसे कोई रेयर कंडीशन थी, क्योंकि डेटाबेस में सभी का मेडिकल डेटा मौजूद रहता है। फिर डॉक्टर्स ने उसका नाम दूसरे मेडिकल डेटाबेस में चेक किया, तो वहां से भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। धीरे धीरे डॉक्टर्स को यह पता चलने लगा कि उसका नाम तो किसी भी डेटाबेस में नहीं था। अब डॉक्टर्स बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे कि ये लड़की सामने होने के बाद भी डेटाबेस में नहीं है, जो कि एक ऐसा सिम्टम शो कर रही है जिसे कि डॉक्टर्स ने भी आज तक कभी नहीं देखा। फिर डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि वो उस आदमी से बात करेंगे जो इसे यहाँ लेकर आया है, और वो बूढ़ा आदमी वेटिंग रूम में बैठा हुआ था। जब डॉक्टर्स उसके पास पहुंचे तो उस आदमी ने बताया कि वो क्रिस्टीन का दादा है। इसके अलावा उसे और कुछ नहीं पता। वो बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था और बात बात पर अग्रेसिव हो रहा था। जब डॉक्टर्स उससे सवाल करते तो वो उनका जवाब छोटे से छोटा देता। जब डॉक्टर्स ने उस बूढ़े आदमी को क्रिस्टीन की सीरियस कंडीशन के बारे में बताया तो भी उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। वो साफ साफ मना कर देता था और आगे से कह देता था कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता और वो कुछ नहीं जानता। लेकिन उसके इंप्रेशन से डॉक्टर्स का मानना था कि वो कुछ तो जानता है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बताया। उसके बिहेवियर ने डॉक्टर्स को हैरान कर दिया था कि जो इन्फॉर्मेशन उस बूढ़े आदमी के पास है उससे क्रिस्टीन की जान बच सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। डॉक्टर्स ने सोचा कि अब तो पुलिस को बुलाना ही होगा, क्योंकि अब कई सवाल खड़े हो चुके थे। जब पुलिस वहां पहुंची तो वो ये देखकर हैरान हो गई कि वो बूढ़ा आदमी जो वेटिंग रूम में बैठा है वो और कोई नहीं बल्कि जोसेफ है, उस लड़की के पिता जिसकी बेटी अभी भी गायब है, यानी कि एलिजाबेथ। पुलिस ने जोसेफ से पूछा कि क्या हो रहा है, तो जोसेफ ने बताया कि उसने जब अपने घर का दरवाजा खोला तो सीढ़ियों पर एक लड़की पड़ी हुई थी जिसे कि उसने कभी नहीं देखा, और उस लड़की के हाथ एक नोट भी था जो कि उसकी गायब हुई बेटी एलिजाबेथ ने लिखा था। उस नोट पर एलिजाबेथ ने लिखा हुआ था, इस लड़की का नाम क्रिस्टीन है जो कि मेरी बेटी है और आपकी पोती, लेकिन ये बहुत ही बीमार है। उसने बताया कि वो उसकी देखभाल नहीं कर सकती, तुम और माँ मिलकर इसे हॉस्पिटल ले जाओ। इन घटनाओं को देखते हुए पुलिस के मन में काफी सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन पुलिस ने सोचा कि ये समय अब बहुत ही कीमती है क्रिस्टीन की जान बचाने के लिए, और उसकी जान बचाने के लिए एलिजाबेथ का वहां होना बहुत ही जरूरी है, ताकि वो कम से कम ये पता कर सके कि इसे आखिर हुआ क्या है, क्योंकि डॉक्टर्स क्रिस्टीन की मेडिकल कंडीशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे ताकि वो उसकी जान बचा सके। तो पुलिस ने मीडिया का रुख किया और एक मैसेज को टीवी और रेडियोस पर ब्रॉडकास्ट करवाया और एलिजाबेथ से अपील की कि एलिजाबेथ उन्हें जल्दी से जल्दी कॉन्टेक्ट
कांटेक्ट करे ताकि वो उसकी बेटी की जान बचा सके, पर इस कोशिश ने अपना काम कर दिया। एक हफ्ते बाद एलिजाबेथ अपने पिता जोसेफ के साथ हॉस्पिटल में पहुंचती है और दरवाजे से अपनी बेटी को देखती है। डॉक्टर्स के पूछने के बाद जोसेफ ने डिटेल्स में कुछ नहीं बताया कि उसे एलिजाबेथ कहां मिली, बस उसने यही बताया कि वो उसे मिल गई और अब वो अपनी बेटी को देखना चाहती है। डॉक्टर्स ने एलिजाबेथ को देखकर ये नोटिस किया कि जो लड़की अभी सिर्फ 40 साल की है वो दिखने में 60 साल की क्यों लग रही है। उसके बाल बिल्कुल सफेद हो चुके थे और उसकी त्वचा इतनी पीली पड़ चुकी थी और इतनी पतली लग रही थी जैसे कि ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल क्रिस्टियन की त्वचा की तरह। हॉस्पिटल में आते ही वो दोनों क्रिस्टियन के रूम की ओर बढ़ गए। दोनों कमरे के अंदर चले गए और वहां मौजूद डॉक्टर्स की नजर एलिजाबेथ पर पड़ी, लेकिन वो बहुत ही बुरी हालत में थी, बिल्कुल नॉर्मल नजर नहीं आ रही थी। उसके कंधे आगे को झुके हुए थे और वो किसी से भी आंख मिलाकर बात तक नहीं कर पा रही थी। एलिजाबेथ वहीं खड़ी बेड पे पड़ी अपने बीमार बेटी को देख रही थी। फिर डॉक्टर्स ने एलिजाबेथ को क्रिस्टियन की मेडिकल कंडीशन के बारे में पूछना शुरू किया ताकि वो उसका सही से इलाज कर सके, लेकिन एलिजाबेथ बहुत ही डरी हुई थी। वो बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसके लिए डॉक्टर्स द्वारा पूछे गए ये सवाल बहुत ही ज्यादा थे। वो पीछे मुड़ी और अपने पिता के साथ यानी कि जोसेफ के साथ हॉल की ओर निकल गई। जैसे ही वो दोनों हॉल में पहुंचे तो पुलिस उनका हॉल में इंतजार कर रही थी। जोसेफ और एलिजाबेथ को पुलिस ने पकड़ लिया और वो उन्हें पुलिस स्टेशन में ले आए। पुलिस ने उन दोनों को अलग अलग रूम में रखा और उनका इंटरव्यू लेना शुरू किया क्योंकि अब जो पुलिस के मन में सवाल थे वो सब सामने आने वाले थे। सबसे पहले पुलिस ने एलिजाबेथ का इंटरव्यू लिया जिसमें वो शुरू में तो कुछ नहीं बोली, बिल्कुल चुपचाप थी, वही सेम जैसे हॉस्पिटल में थी। पुलिस ने 5 घंटों तक सवालों की झड़ी लगा दी कि वो 24 सालों तक आखिर थी कहां, उसकी बेटी के साथ क्या हुआ और तुम घर से क्यों भागी, फलाना ढिमकाना। पुलिस ने इन 5 घंटों में ये भी एहसास करवाया कि कोई भी इंफॉर्मेशन ना देने पर उसकी बेटी की मेडिकल कंडीशन और भी बुरी हो सकती है। फिर एलिजाबेथ ने डरी हुई आवाज में धीरे से बोला कि ठीक है, अब मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ, लेकिन उससे पहले उन्हें वादा करना होगा कि आज के बाद वो अपने पिता को कभी नहीं देखना चाहती और वो मेरे कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। और ये बोलने के बाद एलिजाबेथ बहुत डर चुकी थी। फिर पुलिस ने भी आगे से हाँ कह दिया, अब तुम्हें जोसेफ कभी नहीं देख पाएगा, अब तुम बोलना शुरू करो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। उसके बाद एलिजाबेथ ने हाथ में हाथ लिए एक लंबी सांस लेते हुए बोलना शुरू किया, एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी बताई जो कि पुलिस ने कभी नहीं सुनी। और ये स्टोरी इतनी खतरनाक थी कि कुछ महीनों तक पूरी दुनिया में हेडलाइन बनी रही। ये स्टार्ट हुआ था 24 साल पहले, 28 अगस्त सन 1984, वो दिन जब एलिजाबेथ गायब हुई। उसने पुलिस को बताया कि वो अपने घर में ही थी। उसके पिता ने उसे बेसमेंट में आने के लिए कहा, उनकी मदद करने के लिए। उसके पिता काफी सालों से बेसमेंट में एक बॉम्ब शेल्टर बना रहे थे। उसे पूरा होने में उसका सिर्फ एक दरवाजा लगाना बाकी रह गया था। उस समय सन 1980 को कोल्ड वॉर काफी हद तक चल रही थी और उस समय बॉम्ब शेल्टर को बनाना बहुत ही कॉमन था। तो एलिजाबेथ अपने पिता के कहने पे बेसमेंट में चली गई और उसने अपने पिता को एक खाली फ्रेम के पास खड़े हुए देखा जो कि शेल्टर के अंदर खुलता था। एलिजाबेथ उस फ्रेम को लांघकर शेल्टर में चली गई और पीछे गेट की तरफ मुड़ गई। तब उसके पिता ने उसके हाथ में एक दरवाजा थमा दिया जो कि एक आखिरी दरवाजा था। एलिजाबेथ उस दरवाजे को पकड़कर खड़ी रही ताकि उसके पिता दरवाजे में कब्जे लगा सकें। जब दरवाजा अच्छे से लग गया तभी उसके पिता ने उस दरवाजे को जोर से खोला जिससे कि वो दरवाजा एलिजाबेथ को जोर से लगा और वो जमीन पर गिर गई। एलिजाबेथ के उठने से पहले ही उसके पिता यानी कि जोसेफ ने ईथर में डूबे हुए टॉवल से उसे बेहोश कर दिया। जैसे ही उसे होश आया तो उसने देखा कि उसके हाथ बंधे हुए थे, वो भी शेल्टर के पीछे वाले रूम में। जो बॉम्ब शेल्टर उसके पिता ने पिछले 6 सालों के बाद बनाया, एक्चुअली में वो बॉम्ब शेल्टर नहीं बल्कि एक जेल थी जो कि उसने सिर्फ अपनी बेटी एलिजाबेथ के लिए बनाई थी। शेल्टर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले आपको नीचे बेसमेंट में जाना होगा जो कि अधूरा सा बेसमेंट लगता है और सामने की दीवार में शेल्फ्स बनी हुई हैं जिसके ऊपर रंगों के डब्बे, स्क्रू ड्राइवर्स और टूल्स वगैरह पड़े हुए थे। और जैसे ही उस शेल्फ के लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको शेल्फ के पीछे एक लॉक नजर आएगा। उसको खोलने के बाद पूरी शेल्फ ही एक दरवाजे की तरह खुल जाएगी और उसके पीछे वाली दीवार पे 3 फुट
फुट का एक सीक्रेट दरवाजा दिखेगा जिस पर एक लॉक लगा हुआ है और ये लॉक चाबी वाला नहीं बल्कि पैटर्न वाला है जिसका कोड सिर्फ जोसेफ के पास है। जोसेफ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है और उसने ये लॉक एक ऐसे तरीके से लगाया है कि कोई भी उसके अलावा खोल ना सके। जब जोसेफ उस कीपैड में कोड लगाता है तो वो सीक्रेट दरवाजा एक अंडरग्राउंड जेल में ले जाता है जो कि बहुत ही छोटी सी जगह है और उसकी छतें तो इतनी छोटी हैं कि कोई उसके नीचे खड़ा भी नहीं हो सकता। जब आप सीक्रेट डोर से अंदर जाओगे तो आप जेल की तरफ जा रहे होंगे जो कि स्टार्ट होती है एक साउंड प्रूफ और एक पतले से रास्ते से और वो पतला रास्ता सीधा बाथरूम की ओर जाकर खुलता है जो कि बिल्कुल छोटा सा है जिसमें ना तो कोई दरवाजा और ना ही कोई प्राइवेसी थी। बाथरूम के बाद एक पतला सा रास्ता आपको एक बेडरूम की ओर ले जाएगा जिसमें एक बेड तक को रखने की जगह भी नहीं है और उसी बेडरूम के राइट साइड में एक और रास्ता है जो कि आपको एक और बेडरूम की ओर ले जाएगा जिसका साइज बिल्कुल सेम है। इस जेल की सारी दीवारें रीइंफोर्समेंट कंक्रीट से बनी हुई थी जो कि बहुत ही मोटी दीवारें हैं और जेल के चारों तरफ अच्छे से साउंड प्रूफिंग भी की गई है ताकि उस भूल भुलैया से एलिजाबेथ की चीखने चिल्लाने की आवाजें भी न सुन पाए। जेल के अंदर जोसेफ ने बढ़िया से सिक्योरिटी कैमरास का इंतजाम किया हुआ है जिससे कि वो एलिजाबेथ पर नजर रख सके। खैर सच बात तो ये है कि एलिजाबेथ के पास अब कोई भी प्राइवेसी नहीं बची थी। वो पूरे तरीके से फंस चुकी है। अगर वहां से उसे कोई निकाल सकता है तो वो थे उसके पिता यानी कि जोसेफ। पहले 5 साल तो उसने जेल में अकेले बिताए थे। बाहरली दुनिया के साथ अगर उसका कोई कनेक्शन था तो वो था उसका पिता जो कि रात को रोज आते थे और उसे जरूरत का सामान देते और वहां से चले जाते। और यही नहीं, हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि वो अपनी बेटी को असॉल्ट भी करता था। जोसेफ की पत्नी और उनके बाकी बच्चों को ये पता था कि वो बेसमेंट में अपना काम करता रहता है। जब उसकी ऑफिस की छुट्टी होती थी तब वो हमेशा बेसमेंट में रहता था। उसके बाद सन 1988 में एलिजाबेथ प्रेग्नेंट हो गई थी और उसके पेट में अपने पिता का बच्चा था। एलिजाबेथ प्रेग्नेंट होने के बाद बहुत ज्यादा डर गई थी और अपने पिता से भीख मांगने लगी कि वे अपने बच्चे को हॉस्पिटल में डिलीवर करने दे, लेकिन जोसेफ ने साफ मना कर दिया क्योंकि जोसेफ को यह डर सता रहा था कि कहीं यह किसी को बता ना दे। जोसेफ ने अपनी बेटी के हाथ में एक किताब थमा दी जो कि चाइल्ड बर्थ के बारे में थी और एक सीजर बिन थमा दी, मतलब एक कंची, ताकि वो अपनी गर्भनाल काट सके। और जोसेफ ने अपनी बेटी को जाते जाते कहा, गुड लक। कोई इतना हैवान कैसे हो सकता है। 30 अगस्त सन 1988 को एलिजाबेथ ने क्रिस्टिन को अकेले ही जन्म दिया, वही बच्ची जो अब हॉस्पिटल में पड़ी थी। बिना कोई मदद के उसे जन्म दिया और उसके बाद एलिजाबेथ ने अपने पिता के 6 और बच्चों को जन्म दिया, सभी को उसी तरीके से जैसे उसने पहले बच्चे को जन्म दिया, बेसमेंट में अकेले बिना किसी मदद के। फिर सन 1996 में एलिजाबेथ ने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माइकल था, लेकिन वो रेस्पिरेटरी इशू के साथ पैदा हुआ था। तो एलिजाबेथ अपने बाप जोसेफ के सामने गिड़गिड़ाई कि प्लीज इसे हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन जोसेफ ने एक ना सुनी, उसने मना कर दिया। जोसेफ को डर सता रहा था, वो भी सिर्फ अपने राज खोलने का। माइकल के जन्म के सिर्फ 3 दिन बाद उसने एलिजाबेथ के हाथ में आखिरी सांस ली, जिसके बाद जोसेफ ने उस बॉडी को उठाया और स्टोव में डालकर जला दिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। सन 1990 आते आते बेसमेंट में रह रहे 6 बच्चे अब बड़े हो रहे थे और शोर मचाने लग गए थे। जोसेफ ने एक प्लान बनाया ताकि उन बच्चों को कोई ढूंढ ना सके। एक दिन जोसेफ बेसमेंट में गया और उसने एलिजाबेथ के सबसे छोटे बच्चे को उठा लिया और उसके बाद वो एलिजाबेथ और बाकी बच्चों को डराने धमकाने लगा कि अगर किसी ने भी उसके साथ लड़ने की कोशिश की या भागने की कोशिश की तो वो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां बंद कर देगा और बेसमेंट में जहरीली गैस छोड़ देगा। पिछली बार जोसेफ ने जब उन्हें सजा दी थी तो उसने उनकी बिजली और पानी काट दिया था और खाने पीने का सामान भी कम कर दिया था। इसलिए बेसमेंट में रहने वाले लोगों को पता था कि जोसेफ उन्हें तंग करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब जोसेफ ने सबसे छोटे बच्चे को उठा लिया तो किसी ने भी उससे लड़ने की कोशिश नहीं की और वो बच्चे को लेकर ऊपर चला गया। जैसे ही जोसेफ की वाइफ रोजमेरिन घर लौटी तो जोसेफ ने बड़ा चढ़ाकर बताया कि उसे ये बच्चा सीढ़ियों पर एक नोट के साथ मिला और उसने ये बताया कि वो नोट एलिजाबेथ ने लिखा है, यानी उनकी गायब हुई बेटी ने, और ये बच्चा उसी का ही है। वो उसका ध्यान नहीं रख पाती थी इसलिए वो उसे यहाँ छोड़ गई। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि रोजमेरिन भी
इसे मान गई। जोसेफ ने इस स्टोरी को सच साबित करने के लिए वो नोट भी एलिजाबेथ से लिखवाया था और उसके साइन भी करवा लिए थे। और जब एलिजाबेथ की माँ यानी रोजमेरी ने वो नोट पढ़ा और जोसेफ की कहानी सुनी तो उसने मान लिया। फिर वो उस बच्चे की देखभाल करने लगे। कुछ सालों में ही जोसेफ ने 2 और एलिजाबेथ के बच्चे छीन लिए। उनके लिए भी उसने वही सेम स्टोरी बना कर रोजमेरी को सुनाई और वो मान भी गई। और हैरानी की बात तो ये है कि उसकी वाइफ यानी रोजमेरी ने कोई सवाल भी नहीं किया। उन दोनों बच्चों को वो घर पर लाए और उन्हें पालने पोसने लगे। जब ये तीनों बच्चे बड़े हो गए तो जोसेफ ने उन्हें बताया कि तुम्हारी माँ एलिजाबेथ जो तुम्हें यहाँ छोड़कर चली गई क्योंकि उसे तुम्हारी कोई फिक्र वगैरह नहीं है, ना ही उसके पास तुम्हें पालने के लिए कुछ है। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता था कि उनकी माँ और उनके भाई बहन मतलब बाकी बच्चे उनके पैरों तले नीचे बेसमेंट में लोग हैं, बिल्कुल उनके पैरों के नीचे। इन्वेस्टिगेटर्स ने एलिजाबेथ के बाद जोसेफ का इंटरव्यू लिया। जोसेफ ने बताया कि उसने एलिजाबेथ को इसलिए बंदी बना लिया था ताकि वो उसे पूरी तरह कंट्रोल कर सके और जोसेफ उसे कंट्रोल करने के लिए उसे प्रेग्नेंट करता रहा। अगर एलिजाबेथ उसकी गिरफ्त से भाग भी जाती तो उसे कोई भी आदमी नहीं चाहेगा क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे हो चुके होंगे जिससे कि वह उसी की प्रॉपर्टी बनी रहेगी। तो एलिजाबेथ जब तक जेल में थी लगभग 2 दशक तक जोसेफ उसको रोज असोल्ट करता रहा और ये चीज उस मासूम बेटी के साथ कभी नहीं रुकी। ये सब होने के बाद भी एलिजाबेथ ने अपने हर एक बच्चे के जन्म के बाद हर एक बच्चे को पूरा प्यार दिया बिना कुछ सोचे। एलिजाबेथ अपना पूरा टाइम बच्चों के साथ बिताती थी, उनकी देखभाल करती थी और उन्हें पढ़ना लिखना भी सिखाती थी। बाकी 3 बच्चे जो उसी के साथ रहते थे जिन्हें जोसेफ लेकर नहीं गया, एलिजाबेथ उन्हें बताती थी कि कैसे पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं। पर जब जोसेफ ने उन्हें टीवी और रेडियो दिया तो एलिजाबेथ इन दोनों के इस्तेमाल से उन बच्चों को बाहर की दुनिया दिखाती थी और वादा किया कि तुम किसी न किसी दिन इस बेसमेंट से बाहर जरूर निकलोगे। फाइनली 2008 में पूरे 24 साल बाद उसकी सबसे बड़ी बच्ची यानी कि क्रिस्टियन, वही लड़की जो बेड पर लेटी हुई है, वो बीमार पड़ गई और एलिजाबेथ ने जोसेफ को गिड़गिड़ाकर मना लिया था कि वो उसे हॉस्पिटल में ले जाए। और उसके 1 हफ्ते बाद जोसेफ का दिल दहला देने वाला अपराध दुनिया के सामने आ गया। जैसे ही पुलिस को सीक्रेट जेल के बारे में पता चला तो वो तेजी से उसके घर की ओर रवाना हो गए और सीढ़ियों से होते हुए बेसमेंट में उसी शेल्फ के पीछे का लॉक दिखा और उसे खोलकर अंदर गए और बाकी के बचे 2 बच्चों को भी पुलिस ने वहां से बाहर निकाला। और जब उन 2 बच्चों को भी पुलिस हॉस्पिटल ले जा रही थी तो उनमें से छोटा बच्चा वो सिर्फ कार की खिड़की पर दोनों हाथ रखकर बाहर देखता रहा जैसे कि वो इन चीजों को देखना चाहता हो। वो बाहर के नजारे देख हैरान हो गया क्योंकि उसने बाहर की दुनिया आज से पहले कभी नहीं देखी थी। इन दोनों बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने के बाद बाकी के 3 बच्चे जिसे जोसेफ और उसकी पत्नी ने पाला पोसा था उनसे मिलवाया। एक दूसरे से मिलने के बाद बच्चे बहुत ही इमोशनल हो गए थे और रोने लगे और एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश थे। कुछ दिन बाद क्रिस्टियन भी कोमा से बाहर आ गई और उसे भी बाकी बच्चों के साथ मिलने का मौका मिल गया। क्रिस्टियन ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया था और पता ये चला कि क्रिस्टियन को विटामिन डी की कमी हो गई थी और ये विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। और जो एलिजाबेथ और उसके जो बच्चों के कंधे झुके हुए थे उसका कारण था उस बेसमेंट की हाइट ज्यादा ऊंचा ना होना। लेकिन क्रिस्टियन के 19 साल के दौरान उसने कभी भी बाहर सूरज के उजाले को कभी देखा भी नहीं था और ना ही दूसरे बच्चों ने और ना ही एलिजाबेथ ने। जब ये स्टोरी दुनिया के सामने आई कि एलिजाबेथ की फैमिली नीचे बेसमेंट में 24 साल तक बंद थी तो सभी के मन में एक ही सवाल था और मेरे अंदर भी वही एक सवाल है कि एलिजाबेथ की माँ रोजमेरी, उसको कैसे नहीं पता चला कि घर के नीचे क्या हो रहा है। सिर्फ जनता के मन में ही नहीं बल्कि पुलिस के मन में भी यही सवाल था। तो उन्होंने रोजमेरी को भी इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला लिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रोजमेरी की कोई भी गलती नहीं है, वो तो खुद एक विक्टिम है। जोसेफ अपनी वाइफ को बहुत ही अब्यूज करता था और वो जोसेफ के डर में ही जीती थी। जब कभी भी रोजमेरी बेसमेंट की तरफ जाती और कुछ भी अजीब सी आवाज बेसमेंट से सुनती या बेसमेंट को लेकर जोसेफ का बिहेवियर अजीब लगता तो वो ये सब अपने आप तक ही सीमित रखती थी क्योंकि वो जोसेफ से डरती थी। गाइस, एक बात और नोट करने वाली है, उन 24 साल में जब एलिजाबेथ और उसके बच्चे बेसमेंट में बंद थे तो जोसेफ ने कम से कम 100 लोगों को घर का एक रूम रेंट पर दिया था जो कि उस बेसमेंट के बिल्कुल ऊपर वाला रूम था। इन 24 सालों के दौरान किसी भी किराएदार ने जोसेफ के बारे में कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जोसेफ बदल गया है या कुछ अलग नजर आ रहा है या अजीब हरकत कर रहा है और ना ही किसी ने किसी भी प्रकार की आवाज सुनने की शिकायत की। लेकिन उनमें से एक किराएदार
जो कि 4 साल तक वहां रुका, जिसके पास एक कुत्ता था। वो कुत्ता आधी रात को हर रोज एकदम से चौंक जाता था और उसके कान खड़े हो जाते थे, जैसे कि उसने कुछ सुना हो। उस किराएदार ने देखने की कोशिश की आखिर उसका कुत्ता अजीब सी हरकतें हर रोज क्यों करता है हर रात, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखा। फिर बाद में धीरे धीरे वो अपने कुत्ते को इग्नोर करने लग गया, लेकिन उस कुत्ते ने वो अजीब सी हरकतें करना नहीं छोड़ी थी। उसके बाद उसी किराएदार को जब इस केस के बारे में पता चला तो उसे ये समझ आ गया कि जब वो वहां रहता था तो उसका कुत्ता हर रोज उनके पैरों तले बिल्कुल नीचे बेसमेंट में कैद एलिजाबेथ और उसके बच्चों की आवाजें सुनता था और खड़ा हो जाता था। उसके 1 साल बाद थेरेपी और रिहैबिलिटेशन के बाद एलिजाबेथ और उसके 6 बच्चों को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा एक नई आइडेंटिटी मिल चुकी थी और उन्हें एक सीक्रेट लोकेशन पर भेज दिया गया ताकि वो अपनी लाइफ एक नए सिरे से स्टार्ट कर सके और अपना बचा हुआ जीवन आसानी से काट सके। आज तक उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कहां है, कहां रहते हैं और क्या कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेट सोर्सेस के मुताबिक आज उनकी लाइफ काफी अच्छी चल रही है और वो सोसाइटी में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। जोसेफ की बात करें तो उसे उम्र कैद की सजा तभी मिल गई और ऐसे लोगों के साथ होना ही चाहिए, फांसी चढ़ा देना चाहिए साले को। आज वो जेल में सजा काट रहा है और वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने वाला व्यक्ति है। उसे इतना ज्यादा हेट किया जाने लगा कि जब 2016 में वो पब्लिक में आया तो जनता ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। अटैक की वजह से उसके काफी दांत टूट गए थे। अब आप पूछोगे कि सन 2016 में वो बाहर कैसे आ गया, क्योंकि उसकी सजा पूरी हो चुकी थी। फिर इन सभी घटनाओं को देखते हुए पुलिस को जोसेफ की चिंता होने लगी। खैर ऐसा होना तो नहीं चाहिए था कि अगर जोसेफ को बाहर छोड़ दिया तो उसे जनता मार देगी, जिसके बाद उसे जेल में ही रखने का फैसला लिया गया। वो 2024 में बेल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। उस वक्त वो 89 इयर्स का हो चुका होगा। तो सबको विनती है कि वहां पहुंचे और उसके दांत लात सब कुछ तोड़ देना, चाहे वह बूढ़ा ही क्यों ना हो गया। इसके ऊपर एक मूवी और एक सीरीज भी बन चुकी है। हालांकि उनके अंदर अपने मुताबिक कुछ भी बोल दिया गया है और कुछ भी दिखा देते हैं, उनमें भी पूरी तरह से सच्चाई नहीं दिखाई जाती। तो आज की ये ट्रू स्टोरी, सच्ची कहानी जो कि दिल दहला देने वाली थी, इससे आपको क्या सीखने को मिला नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और उस जोसेफ को आप जो भी बोलना चाहते हो वो भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो। दोस्तों आज वाली सीरीज इसी तरह की सच्ची कहानियों पर आधारित है, जिसे हम आपको हमेशा बताते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं करना वो आपकी मर्जी है। तो बस आज के लिए इतना ही था।